चलिए सुरेश भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में बेटा हमें अपना पार्टनरशिप एक्ट जो है उसे आगे बढ़ाना है। जैसा सुरेश भाई आपको मैंने बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट में जब आप मॉड्यूल में देखते हो तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 3 चैप्टर में डिवाइडेड मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करता है। पार्टनरशिप क्या होती है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म और अदर एंटिटीज जैसे कंपनी, एलएलपी, एचयूएफ, एसोसिएशन, को ओनरशिप, इन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उस पे भी हमने चर्चा करी बहुत अच्छे से। उसके बाद चैप्टर 1 के बाद हम गए थे चैप्टर नंबर 3 पे। 2 हमने स्किप करा था, सीधा 3 पे गए थे। एंड चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, की पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है। एंड दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें हमने पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर देखा कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, इट इज ऑप्शनल बट इट इज डिजायरेबल, इट इज एडवाइजेबल। अब आपने बोला सर क्यों ऐसा है, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है तो हम क्यों एडवाइस करते हैं कि पार्टनरशिप रजिस्टर करवा लो। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप अगर आपकी अनरजिस्टर्ड है तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को या कुछ डिसेबिलिटीज को फेस करना पड़ता है। सर लाइक कैसे डिसेबिलिटी, जैसे बेटा फर्म एक थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकता, बट थर्ड पार्टी फर्म पे सूट फाइल कर सकती है। फर्म में पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पे सूट फाइल नहीं कर सकते, ना ही पार्टनर फर्म पे सूट फाइल कर सकता है। और आप कोई भी सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते 100 रुपए से ऊपर तक का। तो ये दीज आर दी डिसेबिलिटीज जो हमने नॉन रजिस्ट्रेशन या अनरजिस्टर्ड फर्म के देखी थी, या कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि देयर आर सम चीजें जो फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, इट डजंट मैटर, वो राइट्स तो आपको देंगे। तो देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे, देयर आर सम राइट्स जो आपको मिलेंगे इवन इफ यू आर अ अनरजिस्टर्ड फर्म। सर जैसे जैसे बेटा नंबर 1 कि अगर आपको कोई भी सूट फाइल करना है सेट ऑफ क्लेम के लिए 100 रुपए या उससे कम का, तो आप कर सकते हो। पार्टनर्स आपस में वैसे तो केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, ठीक है, अपना डिसोल्यूशन के पर्पस के लिए, इन सब चीजों के लिए सूट फाइल कर सकता है। ये राइट उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसके अलावा थर्ड पार्टी के पास भी राइट है कि वो सूट फाइल कर सकता है फर्म के अगेंस्ट, चाहे फर्म रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हो, ये भी राइट है। इसके अलावा ऑफिशियल लिक्विडेटर के सारे राइट्स आपको मिलेंगे इंसॉल्वेंसी में जब भी होगा। तो दीज आर सम राइट्स जो आपके अनरजिस्टर्ड फर्म को भी दिए जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरा हमने डन करा। उसके बाद हम आए थे डिसोल्यूशन पे, ठीक है, इसी में हम क्या आए थे, डिसोल्यूशन पे। अब सबसे पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक होता था सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और एक होता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। अब हमने देखा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा वाइंड अप होता है, यहां पे सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वाइंड अप नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है म्यूचुअली होता है, कभी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की रिक्वायर्ड नहीं होती। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब भी होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा ही होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो। ठीक है, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है क्योंकि सब कुछ बंद हो रहा है, और यहाँ पे बस रीवैल्यू करना होता है आपको जब भी कोई एडमिशन रिटायरमेंट होता है तो। उसके बाद लास्ट इज व्हाट, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। फर्म डिसॉल्व होने के क्या क्या मोड होते हैं, दो होते हैं, एक विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एक विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में बोले तो पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, म्यूचुअली आप डिसाइड करो। सेकंड था डिसोल्यूशन बाय नोटिस, जब एक पार्टनर राइटिंग में नोटिस देता है, बट ये सिर्फ विल के केस में अप्लाई होता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन केस में क्या होता है बेटा, जब दो केस होते हैं कंपल्सरी के, या तो आप जो है इंसॉल्वेंट हो गए सारे पार्टनर, या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर, या फिर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो कंपल्सरी करना पड़ेगा। और हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी मतलब भैया पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड थी और फिक्स पीरियड खत्म हो गया, या पार्टनरशिप जो है वो कैसी थी सर, पार्टनरशिप थी पर्टिकुलर वाली और एडवेंचर जो है वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ऐसे कुछ केसेस में भी होता है। और विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में अनसाउंड माइंड हो गया, कोई परमानेंट इनकेपेबल हो गया, कॉन्टिन्यूअसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हो, लॉस चल रहे हैं, लॉस के बिना बिजनेस नहीं रन हो सकता, या कोई भी अदर ग्राउंड। ये सारे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मोड्स थे, और ये सारे हमने एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करे थे पॉइंट के साथ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से। तो यहां पे हम जब अपनी पार्टनरशिप की बात करते हैं बेटा,
चैप्टर नंबर 1 पूरा डन हो गया है, चैप्टर नंबर 3 पूरा डन हो गया डिसोल्यूशन वाला। सर बच गया चैप्टर नंबर 2। पहले सुरेश भाई आप मुझे एक बात बताओ, यहां तक क्या आपको कोई दिक्कत है? क्या यहां तक कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी अभी तक चैप्टर 1 या डिसोल्यूशन में? ठीक है, नो, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप पहली बात तो समझो कि बेटा अभी ना चैप्टर नंबर 3 में ना कुछ नोट मुझे लिखवाने, देयर आर 5 नोट्स, 4 to 5 नोट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लिखवाने हैं। अब वो फटाफट से हम नोट देखेंगे। नोट है डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक से है, नॉर्मल सी बात है, तो फटाफट से हम देखेंगे सारे। आप जो है सबसे पहले आप डाल लीजिए नोट नंबर 1। अब ये थर्ड यूनिट के अंदर चल रहा है, ऑल्दो शायद हम 1 2 3 के हिसाब से कर नहीं रहे, हम तो बस पूरा एक्ट कर रहे हैं, बड़े थर्ड ही चल रहा है, इसके नोट है कुछ। ठीक है, नोट नंबर 1 में हेडिंग डालना लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स। सो भाई बिल्कुल बेसिक बात है, आप खुद ही बता दोगे मुझे। लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। सेक्शन नंबर 45। नॉर्मली सेक्शन बता रहा हूं बस इंफॉर्मेशन के लिए, एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पेपर में भी बहुत रेयरली ही आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा पेपर पर्सपेक्टिव से मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा। सर एक बार दिखा देना पहले लास्ट क्या किया था हमने। भाई लास्ट हमने ये करा था ना, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में विद कोर्ट ऑर्डर में 7 पॉइंट करे थे। ओके, हाँ करा है ना सारा, तू था साथ में, मेरे को जितना याद है सारा हो गया हमारा। नोट नंबर 1 डालेंगे बेटा, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। अब देखिए बहुत ही इजी पीजी है, लाइबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर। अच्छा तूने एग्जाम फॉर्म भर दिया सुरेश? सर 22 लास्ट डेट थी, एग्जाम फॉर्म हो गया डन? यस बढ़िया भाई। सर अगर आप नोट को देखो, इतनी सिंपल बात कर रहा है, मैं क्या ही बताऊं इसमें। लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन हो गया है, उसके बाद पार्टनर ने एक्ट कर दिया, और उस पार्टनर ने जो एक्ट करा है डिसोल्यूशन के बाद, उसकी लाइबिलिटी के बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। तो एक सिंपल नोट से समझाता हूं बेटा। मान लीजिए एक फर्म है एक्स वाई जेड एंड को, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड कंपनी है, इसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड, और यहां पे हमारी टाइमलाइन है। ठीक है, अब मान ले बेटा 1 जनवरी 2025 में, 1 जनवरी 2025 में हमारा जो है भाई साहब, सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अपन लोग जो है फर्म को डिसॉल्व करेंगे। 1 2025 को सब लोग डिसाइड करते हैं कि अपन लोग फर्म को जो है डिसॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को इन्होंने बोला कि हम, हाँ जी आ जाओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे। इन्होंने प्लान बना लिया तीनों ने मिलकर। ठीक है, अब क्योंकि फर्म डिसॉल्व होगी तो ऑब्वियसली भाई आपको पब्लिक नोटिस देना होगा, लेकिन अभी इन्होंने बोला फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक नोटिस देने से फेल हो गए, मतलब इन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ये पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब बेटा तेरे को अभी बताया था मैंने पहले ही क्लास में फर्स्ट चैप्टर में कि भाई जब भी पार्टनर रिटायर होगा या कोई भी चेंजेस होंगे या फर्म डिसॉल्व होगी तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। कुछ स्पेशल केसेस है लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर, जो डोरमेंट होता है, स्लीपिंग के केस में आपको पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदरवाइज जब भी आप फर्म को डिसॉल्व करोगे तो भाई ये भी तो एक बड़ा डिसीजन है, तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब सुनो, अब हुआ क्या कि आगे टाइम गया और भाई साहब 10 जनवरी 2025 को जो पार्टनर था मिस्टर एक्स बोरोज मनी फ्रॉम मिस्टर ए इन द नेम ऑफ फर्म।
ओहो सर, गड़बड़ इन द नेम ऑफ फर्म। मतलब सुयश, मिस्टर एक्स ने ए से पैसे बोरो कर लिए फर्म के बिहाफ पे, फर्म के नाम पे, ठीक है। फर्म हो गई डिसॉल्व, लेकिन 1 जनवरी को पब्लिक नोटिस नहीं दिया। अब 10 जनवरी को एक्स ने भाई लूपहोल देखा कि यार पब्लिक नोटिस तो दिया नहीं है, तो इसने क्या करा, फर्म के बिहाफ पे जो है भाई साहब ले लिए पैसे, लेट से 3 लाख रुपए बोरो करे, 3 लाख रुपए। अब मुझे क्वेश्चन ये है, अब ये रीपे करने से फेल हो गया 20 जनवरी को, मान 10 दिन बाद ड्यू डेट आई, और 10 जनवरी को इसने जो है मिस्टर एक्स ने रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। अब सुयश बहुत आराम से रीपेमेंट में क्या कर दिया, डिफॉल्ट। बिल्कुल लॉजिकली सोच के बताइयो, जो मिस्टर एक्स है, सॉरी मिस्टर ए है, मिस्टर ए कैन स्यू पहला एक्स को, दूसरा वाई को, तीसरा जेड को, या चौथा एक्स वाई जेड एंड कंपनी पूरी फर्म पे सूट फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए। जल्दी बता बेटा। सर आंसर है ऑल थ्री, एब्सोल्युटली यस। मिस्टर ए कैन स्यू एक्स वाई जेड एंड को, पूरी फर्म पे ही केस डाल देगा। सर कैसे? यही तो सेक्शन 45 कहता है भाई, नाम से पता लग गया, लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। भैया अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो उस केस में जैसे ही फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, याद रखना सारे पार्टनर जो है वो फ्री हो गए, अब कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, अब एक्स जो है उसके एक्स के एक्ट के लिए और कोई लायबल नहीं होगा। लेकिन कंसिडरिंग भैया आपने डिसोल्यूशन के बाद पब्लिक नोटिस दे दिया होना चाहिए। अगर आपने पब्लिक नोटिस दे दिया है डिसोल्यूशन का, उसके बाद अगर पार्टनर कोई भी एक्ट करेगा तो उसके लिए वो अलोन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आपने डिसोल्यूशन करा और फिर आपने पब्लिक नोटिस देने से फेल हो गए, तो टेक्निकली आपका डिसोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, और उस सिनेरियो में अगर कोई भी पार्टनर कोई भी एक्ट करता है फर्म के बिहाफ पे, तो पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। क्या ये नोट सुरेश भाई आपको क्लियर है? बस याद रखना, अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन, पूरे के पूरे पार्टनर लायबल होंगे, म्यूचुअल एजेंसी चलेगी जब तक पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं दिया जाता। सब लायबल होंगे भाई, सारे के सारे लायबल होंगे। पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद इंडिविजुअली लायबल। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका नोट नंबर 1। ऐसे लिख ले बेटा फटाफट से, बहुत सिंपल सिंपल नोट है, छोटे छोटे से, ठीक है, ये लिख लिया। लेकिन इसमें ना ये रूल तो हो गया, ऑल थ्री कैन लायबल, ए कैन स्यू एक्स वाई जेड एन को, ऑल थ्री आर लायबल। लेकिन याद रखना इस रूल के एक्सेप्शंस है, मतलब मिस्टर ए सारे पार्टनर से पैसे ले सकता है, लेकिन उस रूल के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नंबर 1, इस रूल में एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर आप नहीं ले सकते। मतलब एक्स वाई जेड थे, अब तीनों तीनों से आप लाइबिलिटी हो, तीनों से आप पैसा ले सकते हो, लेकिन मान ले जेड जो है वो मर गया, और जेड के जो प्रॉपर्टीज है आप कह रहे हो भैया मैं तो उससे पैसे लूंगा। बेटा इस सिनेरियो में जब भी ऐसा होगा, ये सेक्शन 45 जब लगेगा, इस सिचुएशन में डिजीज पार्टनर के एस्टेट आर नॉट लायबल, उससे आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते। दूसरा, इनसॉल्वेंट पार्टनर, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, इनसॉल्वेंट पार्टनर है अगर कोई, फर्म डिसॉल्व हो गई, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अब पूरी फर्म लायबल है उस एक्ट के लिए, लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो लायबल नहीं है। डिजीज पार्टनर की प्रॉपर्टी भी लायबल नहीं है। और तीसरा, अगर कोई डोरमेंट पार्टनर है तो, डोरमेंट पार्टनर जिसे प्यार से बेटा स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, तो याद कर स्लीपिंग पार्टनर तो बाहर की दुनिया की नजर में पार्टनर होता ही नहीं है ना, किसी को पता ही नहीं होता, ना ही इसे पब्लिक नोटिस देना होता है। तो अगर आप डोरमेंट पार्टनर हो तो डोरमेंट पार्टनर को भी आप जो है लायबल नहीं कर सकते, बिकॉज ही वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर, उसे तो पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, अगर आपको याद हो पहले। सुरेश क्या बेटा ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है सेक्शन नंबर 45, आपका नोट नंबर 1। बस ऐसे 2-3 नोट और है छोटे छोटे से, फटाफट देखेंगे। यस, चलो ये नोट कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद आप आइए नोट नंबर 2 पे, इसके बाद आइए आप नोट नंबर 2 पे, एंड नोट नंबर 2 इज व्हाट? नोट नंबर 2 बात करता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। राइट
क्या है पार्टनर के आफ्टर डिसोल्यूशन, विच इज सेक्शन नंबर 46, राइट्स ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर के क्या क्या राइट्स आपके पास बचते हैं। बहुत ही ध्यान से, एकदम हलवा टॉपिक है। क्या बोलता है देखो, टाइमलाइन बनाएंगे फिर से एक। क्या बोल रहा है बेटा, लेट्स अज्यूम एक कंपनी है एबीएन कंपनी, और 1 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने डिसाइड करा कि हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। इन्होंने डिसाइड करा किसका, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, कि भैया हम फर्म को बंद कर देंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड करा। अब ये फर्म जो है अपने वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चले गई। बेटा वाइंडिंग अप के प्रोसेस में चले गई, पूरा वाइंडिंग अप हो रहा है। अब वाइंडिंग अप में क्या होता है, वाइंडिंग अप के प्रोसेस का मतलब है कि फर्म जो है अपने सारे असेट्स को सोल्ड करेगी, प्लस इस पैसे से फर्म जो है अपनी सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट करेगी। आपको पता है भाई, जब फर्म वाइंड अप होती है तो सारे असेट बिकते हैं और उसके बाद जो पैसा आता है उससे सारी लाइबिलिटी की पेमेंट होती है। तो 1 जनवरी 25 को फर्म ने डिसाइड कर डिसोल्यूशन का, फर्म वाइंड अप पे गई, असेट बिके, लाइबिलिटी की पेमेंट हुई। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम आपके असेट जो थे वो थे 10 लाख के, और आपकी जो लाइबिलिटी थी वो थी 6 लाख की। तो मुझे एक बात बता बेटा, पूरे वाइंडिंग अप के प्रोसेस के बाद सुयश यहां पे बैलेंस सरप्लस में बचेगा फर्म के पास या डेफिसिट में, और कितना, क्या होगा और कितना, जल्दी बता। एस फॉर सरप्लस, डी फॉर डेफिसिट, अमाउंट बता दियो। सर इट इज अ सरप्लस ऑफ 4, एब्सोल्युटली करेक्ट यूज भाई, यहां पे आपके पास सरप्लस बचेगा 4 लाख का, बिल्कुल यही बात बोली आपको। अब सेक्शन 46 बस इतनी सी बात कहता है कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होगी और वो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में जाएगी तो आप उसके एसेट को सोल्ड करेंगे एंड लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। और अगर कोई सरप्लस बचता है, अगर कोई प्रॉपर्टी में से सरप्लस बचता है, मैं पहले बता रहा हूं, प्रॉपर्टी बेचने पे पहले लाइबिलिटी की पेमेंट होगी, पहले डिवीजन नहीं होगा। एसेट बेचने से पहले सबसे पहले आपको लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। जैसे ही आपने आउटसाइडर डेट एंड लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया तो फिर आप सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये सरप्लस जो है इसे क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। अब वो रेशो अकॉर्डिंग टू द राइट्स का मतलब है भाई रेशो, हो सकता है वो पीएसआर में बोला हो सकता है वो इक्वली बोला हो सकता है वो किसी और स्पेसिफाइड रेशो में बोला हो। जिस भी रेशो में बोला हो वो आपको, मतलब वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि डिसोल्यूशन में क्या होगा, कुछ नहीं लिखा तो आप पीएसआर पे बेचते हो जनरली, ठीक है, या इक्वली दे देते हो, तो वो जो भी राइट्स है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 46। क्या बोलता है, जब भी फर्म वाइंड अप होगी उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, सबसे पहले आप लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे, आउटसाइडर डेट एंड लाइबिलिटी की। उसके बाद अगर कोई भी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग दी पार्टनर्स इन देयर प्रिस्क्राइब्ड राइट रेशो या जो भी रेशो है। सुरेश भाई आई होप ये समझने की कोई दिक्कत ना हो। नोट नंबर 1 हो गया बेटा, नोट नंबर 2 हो गया, बहुत इजी पीजी नोट्स है और बहुत सिस्टमैटिक आपके लिए, बहुत इजी वे में मैंने बनाए हैं। ठीक है सुरेश भाई, चलो सुरेश भाई आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ आइए बेटा नोट नंबर 3 पे, आप मेरे साथ आइए बेटा नोट नंबर 3 पे। अब नोट नंबर 3 क्या बोल रहा है, नोट नंबर 3 बात करता है continuing authority of partners for purpose of winding up। सेक्शन की सीरीज वही है बेटा, सेक्शन नंबर 47। कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी, कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी मतलब
कंटिन्यू पावर है किसके पास? पार्टनर के पास, फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। फर्म के वाइंड अप के पास, जब फर्म का वाइंड अप होता है तो कह रहा है पार्टनर के पास कंटिन्यूइंग अथॉरिटी है। सर क्या मतलब, समझ नहीं आया सर। देखो अगेन मैं टाइमलाइन का हेल्प लूंगा इस नोट को समझाने के लिए। क्या बोलता है सुरेश भाई? देखो एक कंपनी है एक्स वाई जेड एंड को, एक्स वाई जेड एंड को, ये कंपनी है। ये जो है भैया 1 जनवरी 2015 को डिसीजन लेती है कि हम जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे। अब इसने म्यूचुअली खुद से डिसाइड करा या मान लो इसे फर्म से ऑर्डर आ गया, मतलब पॉइंट ये है ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में चली गई, फर्म डिसॉल्व हो रही है एक्स वाई जेड एंड को। अब सुरेश भाई यार एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, मान लो इसे कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि भाई आप जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो गलत तरीके से कर रहे हो और हम आपको जो है ऑर्डर दे रहे हैं कि फर्म को डिसॉल्व करो, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है ना कि फर्म के कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका काम अभी अनफिनिश्ड है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यहां पे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ठीक, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कैसी पॉसिबिलिटी है सर? एब्सोल्युटली यस सर, हो सकता है। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं कि आपने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करा और उसके बीच में आपके पास है बहुत सारा अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस, ऐसे ऑडिट है आपने पकड़ रखे थे, ऐसी चीजें आपने पकड़ रखी थी, या ऐसे कोई काम आपने पकड़ रखे थे जो अभी अनफिनिश्ड है। मान लो एक ऑर्डर डिलीवर करना था 1 जनवरी, ऑर्डर था 10 जनवरी का, तो आपने जो है कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फर्म तो डिसॉल्व होगी, लेकिन अभी हमारे पास अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब ये चल रहा है, अब आया 10 जनवरी, अब आया 10 जनवरी और ये क्या था? ये जो था 10 जनवरी को हमने एक ऑर्डर डिलीवर करना था, और ये हमने पहले से ही प्लान कर, मतलब पहले से ही हमने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा था। 10 जनवरी को बस हमें ऑर्डर डिलीवर करना था, मतलब ये एक अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन था। ये क्या था? ये एक अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन था। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक बात बताओ, फर्म तो सर डिसॉल्व हो गई है, फर्म डिसॉल्व होने का मतलब है कि सर पार्टनर की पावर्स खत्म, पार्टनर की म्यूचुअल एजेंसीज खत्म, अथॉरिटी नहीं है कोई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात और करके मैं एक और चीज लिखवा देता हूं, और करके बेटा एक बात बता, इस पूरे टेन्योर में हमारा वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी तो चलेगा भाई। आपने जब कोर्ट का ऑर्डर आया और आप वाइंड अप भी तो करोगे, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है भाई? आप जो है असेट को सोल्ड करोगे, अभी बताया था, असेट को सोल्ड करोगे एंड लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे, लाइबिलिटीज की क्या करोगे? पेमेंट करोगे। अब ये सेक्शन 47 बोलता है कि अगर आपने 1 जनवरी को फर्म को डिसॉल्व कर दिया, आपने बोल दिया फर्म डिसॉल्व हो गई, तो हर पार्टनर के तो सारे राइट, ड्यूटी, पूरी पावर ही खत्म हो गई ना। तो ये ऑर्डर की डिलीवरी और ये एसेट को बेच के लाइबिलिटीज की पेमेंट, ये सब करेगा कौन? तो सेक्शन 47 ने आपको क्लियरिटी दे दी। देखो उसने बोला जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप में जाएगी, तो म्यूचुअल एजेंसी खत्म, सारी राइट, सारी ड्यूटी, सारे पावर खत्म, लेकिन हर पार्टनर के पास 2 कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी रहेगी। 2 कॉन्टिन्यूइंग अथॉरिटी मतलब फर्म वाइंड अप हो गई है, सारी पावर अथॉरिटी चली गई है, लेकिन 2 अथॉरिटी आपके पास है। अथॉरिटी नंबर 1 है आपके पास, क्या बेटा? अथॉरिटी नंबर 1 है कि आप जो है सारे अनफिनिश ट्रांजैक्शन को फिनिश कर सकते हो। यह आपकी पहली अथॉरिटी। मतलब अगर मान लो यहां पे मिस्टर एक्स जो है वो ऑर्डर को डिलीवर करने चले जाते हैं, तो उनके पास ये राइट है, ऑर्डर की डिलीवरी कर देते, तो एक्स वाई जेड एंड को के बिहाफ पे वो ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अनफिनिश ट्रांजैक्शन है। सुरेश 1 जनवरी के बाद वो नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका था, बस डिलीवरी बाद में होनी थी। तो पहला रूल कहता है कि जब फर्म वाइंड अप में जाएगी तो पार्टनर के पास 2 अथॉरिटी रहेगी, ऑल्दो फर्म बंद हो गई है। पहली, वो सारे अनफिनिश ट्रांजैक्शन को फिनिश कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई भी पार्टनर। और दूसरा सॉरी, वाइंड अप के टाइम पे जो एसेट सेल एंड लायबिलिटी से पेमेंट होती है,
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था आगे, ये वाले पे बताया था ना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ये अथॉरिटी भी पार्टनर को हम दे के रखेंगे, इवन फर्म का डिसोल्यूशन या फर्म अपने वाइंड अप पे है, ये दो अथॉरिटी पार्टनर से छीनी नहीं जाएगी। क्या सुरेश भाई आपको ये वाली बात समझ आती है? सुरेश भाई, इज इट क्लियर? इज देयर एनी डाउट और प्रॉब्लम? प्लीज जल्दी से बता दो। यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, एक दो नोट और बचे हैं, फटाफट से मैं आपको वो बता देता हूं, देन अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ये सुरेश भाई आपने बना रहे हो ना साथ साथ? ये साथ साथ बना रहे हो? साथ साथ बना लो, अदरवाइज फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंप्लीट कर लेना। हाँ बढ़िया। अब आइए नोट नंबर 4 पे, अगर कुछ छूट जाए बनाना तो बता दियो भाई। अब आ जाओ सर नोट नंबर 4 पे। नोट नंबर 4 बहुत ही सरल सी बात बोलता है। अगेन नोट नंबर 4 बोलता है, इसकी हेडिंग है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। बेटा इसे प्लीज इंपॉर्टेंट कर लियो, ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में केस स्टडी या क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन 48। इसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप करेंगे। मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस पे जरा हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी। क्या बोलता है समझो सर। ये कहता है जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा और फर्म के डिसोल्यूशन के बाद अकाउंट सेटलमेंट होगी, अकाउंट सेटलमेंट, तो देखो अकाउंट सेटलमेंट कैसे होगी। आई रिपीट, क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, लिखना भाई साथ में। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, in settling the accounts of a firm after dissolution, comma, the following rules shall be observed। जब भी फर्म डिसॉल्व होकर अकाउंट सेटलमेंट, ये अकाउंट सेटलमेंट की बात करता है, क्या रूल लगेंगे? दो रूल है, बहुत ही सिंपल, दो रूल है बहुत ही सिंपल। रूल नंबर 1, जो भी लॉसेस है, लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसीज, जब फर्म बंद हो रही, मान लो फर्म का इस साल लॉस आ गया और उसके साथ साथ कैपिटल डेफिशिएंसीज भी आ गई, तो कह रहा है जो भी लॉसेस है इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसीज, उसको बोल रहा है कैसे। देखो सबसे पहले लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल, मेरे फर्म के पीएनएल में अभी लॉस आ रहा है 10 लाख का, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कह रहा है इसकी पेमेंट जो होगी ना, इसकी पेमेंट कैसे होगी? सबसे पहले होगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट्स हमारे पास बचे हैं, रिजर्व हमारे पास बचा है बिजनेस के पास, फर्म के पास, सबसे पहले लॉसेस को आप उससे निकालो, लॉसेस की पेमेंट इसी ऑर्डर में चलेगा, इसी ऑर्डर में। तो लॉसेस सबसे पहले सेट ऑफ होंगे किससे? आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लो लॉस था 10 लाख का, प्रॉफिट बढ़ा है 5 लाख, तो पहले 5 लाख वहां चला गया प्रॉफिट में से, प्रॉफिट खत्म, अब और पैसा चाहिए। तो सेकंड कहता है, नेक्स्ट सेकंड होता है आउट ऑफ कैपिटल। अब आप पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था, आप उस पैसे को लगा दो। और अगर उससे भी काम नहीं बना, मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, 5 लाख का प्रॉफिट पहले लगा दिया, अब 5 लाख बचे, 2-2 लाख रुपए दोनों के पास थे, 2-2 लाख रुपए का कैपिटल था बिजनेस में डाला, उस कैपिटल से निकाल के पैसा डाल दो, अभी भी 1 लाख बचा। अगर फिर भी नहीं बचा तो भाई लास्ट ऑप्शन है पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रपोर्शन ऑफ पीएसआर कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, उस रेशो पे जो डीड में मेंशन होगा, उस रेशो में फिर आपको वो पेमेंट देनी पड़ेगी। मतलब अगर 10 लाख का लॉस था मेरे पास, 10 लाख का लॉस है लेट्स अज्यूम, तो मैं पहले 5 लाख का प्रॉफिट दे दिया, फिर 2 लाख प्लस 2 लाख का कैपिटल था वो भी दे दिया,
अब जो है, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप में तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पर्चे थोड़ी। अब आप पर्सनली जाके निकालो, और 2 लाख रुपए है ना, तो भैया 50 + 50 करके लेकर आओ, और 1 लाख रुपए जो बैलेंस है वो आप जो है क्लियर करो। 10 लाख रुपए तब क्लियर होंगे। ठीक है सुरेश भाई, यहां तक कोई दिक्कत? एक और पॉइंट इसमें और है, वो बता दूं उससे पहले आप मीटिंग को एक बार रीज्वाइन कर लो प्लीज, जल्दी से। सुरेश भाई आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है, और फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत? पार्टनरशिप अकाउंट सेटलमेंट क्लियर है। अगर कोई भी डिसोल्यूशन के बाद जब सेटलमेंट होगा लॉस है, तो वो जाएगा पहला पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ कैपिटल, और फिर जो भी डेफिशिएंसी बच गई वो पार्टनर पर्सनली लायबल है इंडिविजुअली इन देयर पीएसआर। ठीक है, अच्छा इसी में एक और पॉइंट है, मोड ऑफ सेटलमेंट में जरूरी नहीं है ना लॉस ही हो। ठीक है, लॉस के अलावा प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो आपने ऊपर बताया था नोट नंबर 2 में, नहीं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं सिंपली जब आप एसेट को सेल करोगे तो सेल रिसीट्स को डिवाइड करने का भी रूल है। तो ये तो लॉसेस का हो गया। अलग से बी पॉइंट और है इसी में सेक्शन 48 में, और इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं पेपर के लिए लिख लियो इंपॉर्टेंट। बी है असेट्स ऑफ द फर्म, असेट्स ऑफ द फर्म। अब मैं बात कर रहा हूं फर्म के असेट पे, अब मैं बात कर रहा हूं फर्म के एसेट पे। मान ले बेटा मैंने फर्म के एसेट को बेचा। अब यार सीधी बात है, जब मैं फर्म के एसेट को बेचूंगा तो सबसे पहले बता, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा एसेट बेच के? ये मैंने नोट नंबर 2 में तेरे को पहले ऑलरेडी बताया था। एसेट बेच के जो रिसीट आती है उससे सबसे पहले हमें क्या करना है? सर लाइबिलिटी, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 1 जल्दी जल्दी साथ में लिखना है। असेट से रिसीट जो आएगी सबसे पहले जाएगा इन पेइंग डेट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी डेट ऑफ थर्ड पार्टीज को। इसके बाद सेकेंड जाएगा इन पेइंग टू ईच पार्टनर। सर पार्टनर में जाएगा? ना 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 ना, कौन से पार्टनर में? इन पार्टनर फॉर एडवांसेस। बेटा कई बार बिजनेस ने अपने पार्टनर से भी लोन लिया होता है ना, लोन, तो बोलते हैं एडवांसेस फ्रॉम पार्टनर। कैपिटल इंट्रोड्यूस करा वो तो अलग है, कई बार फर्म जो है अपने ही पार्टनर से लोन ले लेती है, तो पहले हम लोन देंगे थर्ड पार्टी का, दूसरा फिर लोन देंगे पार्टनर का, क्योंकि वो पार्टनर का लोन है तो लोन को पहले रीपे करेंगे। इसके बाद थर्ड जाएगा इन पेइंग टू ईच पार्टनर फॉर कैपिटल। फिर आपको कैपिटल के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है फॉर कैपिटल। और लास्टली अगर कुछ बच गया, अगर कुछ बच गया तो द रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस है, रेसिड्यू शैल बी डिवाइडेड among the partner, वही बेटा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सुरेश भाई दिस इज पांचों नोटों में से ये नोट एक अच्छा इंपॉर्टेंट नोट है जो पेपर में केस स्टडी बेस या कैसे आ सकता है। वो बोलेगा भैया एक बंदे ने अपनी फर्म बंद करी और वो अब सेटलमेंट कर रहा है अकाउंट की सेटलमेंट करते हुए उसने एसेट को बेचा और उसने पता क्या करा,
उसने पहले अपने लोन को, पार्टनर ने जो अपना एडवांस दिया था फर्म को, उसको सेट ऑफ कर दिया। अब थर्ड पार्टी जो है वो कोर्ट में केस करने आ गई कि भैया इसने अपने आप को प्रेफरेंस दे दी, बल्कि इसको मुझे पहले पैसे देने चाहिए थे, और इस बात पे डिस्प्यूट हो गया। अब बोलेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल आप एडवाइस करो कि जब भी एक फर्म में एसेट बिकेगा तो उसकी पेमेंट का मोड क्या रहेगा। तो अब बताओगे कि भाई थर्ड पार्टी बिल्कुल सही बोल रही है, एसेट की रीपेमेंट सबसे पहले थर्ड पार्टी के लोन में जाएगी, फिर पार्टनर के एडवांसेस में जाएगी, फिर पार्टनर के कैपिटल में जाएगी, और अगर रेसिड्यू बचा तो वो डिवाइड होगा अमंग द पीएसआर, अमंग द पार्टनर इन पीएसआर। सुरेश भाई इज इट क्लियर? किसी को कोई भी दिक्कत? सुरेश भाई एनी डाउट? नो सर नो, बहुत ही बढ़िया सुरेश भाई। बस सुरेश भाई एक लास्ट पॉइंट और बचा है, नोट नंबर 5 खत्म, चैप्टर नंबर 3, फिर हम चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन आज दे देते हैं। अब आपकी क्लास भी ना मैं थोड़ा रेगुलरली लेके दो लेक्चर लगेंगे, शायद मैक्सिमम 2 लगेंगे इसके बाद। मतलब अगर मैं कल, कौन सा डे है, कल है मंडे, हाँ कल हम ले सकते हैं वैसे, तो कल भी आपकी 9:30 क्लास होगी। अगर मतलब 80% यस है, 20% नो है। अगर मैं को कहीं जाना नहीं पड़ा तो मैं फॉर श्योर ले लूंगा, क्योंकि 2 क्लास की बात है, 2 क्लास लेके फटाफट इसे खत्म करते हैं, फिर आप आराम से पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना, और फिर हम तो टेस्ट सीरीज लेंगे, बस और कुछ नहीं है। हाँ इनकेस अगर तुझे किसी में डाउट है या रिविजन, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा पढ़ने के बाद चाहिए, तो वो तू मुझे बता दियो। चलो जी, चलो चलो जी, चलो 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 चलो, नोट नंबर 5 आ जाओ सर। नोट नंबर 5 पे बहुत ही इजी पीजी बढ़िया पॉइंट। नोट नंबर 5 क्या बोलता है? नोट नंबर 5 बोलता है, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। एकदम चुन्नू मुन्नू टॉपिक है, एकदम चुन्नू मुन्नू टॉपिक, बहुत इजी, बहुत इजी। नाम से पता लग रहा है, नाम से, सेक्शन नंबर 49 है, लास्ट सेक्शन। सुरेश भाई नाम से पता लग रहा है एकदम इजी पीजी। क्या बोल रहा है भैया? 2 डेट होते हैं, देख, एक होता है फर्म का डेट, फर्म का डेट मतलब जो पूरी फर्म देगी, एक होता है सेपरेट डेट, सेपरेट डेट मतलब जो सिर्फ स्पेसिफिक पार्टनर को बिलोंग कर रहा है। तो डेट 2 ही तरह के होते हैं, या तो फर्म का डेट वो सारे पार्टनर मिलकर देंगे, और सेपरेट डेट मतलब वो हर एक पार्टनर का सेपरेट होगा। अब कह रहे हैं फर्म के डेट और सेपरेट डेट का पेमेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा। सीक्वेंस में बात है, देखो बेटा, इसमें ना 2 सिनेरियो बनते हैं, 2 सिनेरियो। मैं दोनों सिनेरियो का एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले केस नंबर 1, ठीक है, बहुत ध्यान से देखियो, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी पीजी है। बेटा कंपनी है एक्स वाई जेड एंड को, 2 केस 2 एग्जांपल, बात खत्म। अब इसमें ऑब्वियसली 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। अब एक्स वाई जेड के यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे मैं लिख रहा हूं असेट, टेबल बना रहा हूं, अगर तुझे रुकना 1 मिनट के लिए रुक भी सकता है तू। यहां पे मैं लिख रहा हूं लाइबिलिटीज, ठीक है, ध्यान से देखियो। एक्स वाई जेड एंड कंपनी के पूरे फर्म के असेट है ₹50 लाख, ये फर्म असेट है, और फर्म की लाइबिलिटी है ₹20 लाख। तो इसके 50 लाख, इसके 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक्स वाई जेड पे इंडिविजुअली आते हैं, एक्स वाई जेड पे हम इंडिविजुअली आ जाते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब वाई और जेड तो बहुत अच्छे हैं, वाई और जेड को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनके पास इंडिविजुअल एसेट है 10 लाख के, इसके पास इंडिविजुअल एसेट है 10 लाख के, या इसे 5 लाख कर लेते हैं। एंड ये दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, इन्होंने कोई लोन वोन लिया ही नहीं है किसी ने, एकदम बढ़िया बंदे हैं। लेकिन एक्स यहां पे क्या कर रहा है, एक्स भाई के पास जो सेपरेट, अब ये सेपरेट वाले हैं, सेपरेट एसेट, ये इसके सेपरेट है, एक्स के पास सेपरेट एसेट है ₹10 लाख, और इसकी जो सेपरेट लाइबिलिटी है वो ₹15 लाख। अब बहुत ध्यान से सोच के बता सुरेश, बहुत ध्यान से, आइडियली वाई और जेड तो एकदम क्लियर है, इनमें तो कुछ है ही नहीं पंगा, है ना। सबसे पहले मुझे बता, अगर तू फर्म के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो फर्म सरप्लस में है या डेफिशिएंसी आ रही है? फर्म के पर्सपेक्टिव से एग्रीगेट लेवल पे फर्म के डेट पे सरप्लस है या डेफिशिएंसी है, कितने की? एस फॉर सरप्लस, डी फॉर डेफिशिएंसी, कितने की?
सर सरप्लस है कितने का सर? सर दिख रहा है हमें 30 लाख का सरप्लस है, तो यहां पे पॉजिटिव आ रहा है अमाउंट, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है अमाउंट 30 लाख का। अब भैया हमने जो है सारे एसेट बेच के सारे डेट वेट पे कर दिए फर्म के, सबसे पहले फर्म अपने एसेट में से अपने डेट को पे करेगी, फर्म के एसेट से फर्म के डेट डिडक्ट होंगे। उसके बाद अगर कोई सरप्लस अमाउंट है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे पीएसआर में, विच इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि 1:1:1 है। तो टेक्निकली एक्स विल गेट 10 लाख, वाई विल गेट 10 लाख एंड ऑल्सो जेड विल गेट 10 लाख। सर रूल समझ लो, सेक्शन 49 क्या बोल रहा है? कह रहा है सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म के असेट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने डेट को पे करने के बाद कोई भी सरप्लस अमाउंट बच रहा है, विच इज हमारे केस में 30 लाख, तो आप उसे पीएसआर में डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने 10 लाख दे दिया। अब टेक्निकली तो समझ क्या हुआ, वाई भाई साहब जो है उनको 10 लाख रुपए तो ऑलरेडी एसेट थे, लाइबिलिटी इनकी 0 थी, तो इनके पास नेट में बच गए 20 लाख रुपए। सर कैसे? अरे भैया 10 अपने थे और 10 फर्म से मिल गए। जेड भाई साहब के पास बच गए 15 लाख रुपए। सर कैसे? 5 अपने थे, 10 फर्म से मिल गए। अब रूल कहता है फर्म ने अपने डेट की पेमेंट के बाद पीएसआर में डिवाइड कर दिया। अब अगर कोई पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है, जैसे वाई की यहां पे सेपरेट डेफिशिएंसी है, तो वो इस फर्म वाले पैसे अपने शेयर को यूज करके डेफिशिएंसी फिल कर देगा। मतलब इस सिनेरियो में वो क्या करेगा बेटा, वो सेपरेट लाइबिलिटी, ये 10 + 10 मिल गए 20, लाइबिलिटी हो गई कितने की? 15 की, और बैलेंस बच गया कितना? 5 लाख रुपीस का बैलेंस बच गया। सब पॉजिटिव में चले गए। सुरेश भाई रूल समझ आया? तो फर्म का कंबाइंड एसेट यूज होगा फर्म के कंबाइंड डेट पे, जो सरप्लस बचेगा वो पीएसआर में जाएगा इक्वली, और हर पार्टनर के पास शेयर चला जाएगा। अब फिर उस जो पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर अपने इंडिविजुअली सेपरेट बेसिस पे डेफिशिएंसी बेस्ड फेयर कर रहा है, तो उस सिनेरियो में वो फर्म वाले पैसे को यूज करके उसको पे कर देगा। सर अगर फर्म वाला पैसा भी सफिशिएंट नहीं है बेटा, फिर तो आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। सर वाई और जेड से ले ले, अरे बेटा वाई जेड आपके फूफा के लड़के थोड़ी आपको पैसे दे देंगे, नहीं देंगे बेटा। सर ये सेपरेट लाइबिलिटी क्या है, उसकी वजह से थोड़ा डाउट है बेटा। सेपरेट लाइबिलिटी होती है ऐसे कोई भी डेट जिसके लिए सिर्फ एक्स वाई या जेड रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे कोई भी जेड जो बिजनेस में जिसके लिए सिर्फ, मान ले पहले पूरा लास्ट ईयर का कोई लॉस है, अब वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो लॉस एक्स को चला गया 15 का, वाई को चला गया 0 का, और जेड को चला गया 0 का, मतलब एक्स को गया इसका 15 15 15, इन्होंने तो लास्ट ईयर पे कर दिया, ये भाई साहब रह गया लास्ट ईयर के लॉस के लिए मैं पे कर दूंगा, अब अगले साल साला फर्म ही बंद हो गई। तो टेक्निकली इसका सेपरेट लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर गई ना। यहाँ पे 20 लाख तो वो थी जो इस साल का लॉस है, तीनों में डिवाइड होगा, वो पे कर देगी पूरी फर्म, लेकिन ये वाला तो इसका सेपरेट है, इसके लिए वाई और जेड थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा हाँ हाँ, बच्चा क्या करता है ना, बच्चा कंफ्यूज आता है, बच्चा क्या कर देता है, बच्चा इस 30 लाख में से 30 लाख में से सेट ऑफ कर देता है 15 को, कि सर 10 वो दे देगा और 5, मतलब टेक्निकली बच्चा क्या कैलकुलेट करता है कि सर देखो 10 तो ए दे एक्स दे देगा, 25 30 में से 5 वो फॉर्म दे देगी, तो बचा कितना 25, फिर इस 25 को 3 में डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा, वाई और जेड कहेंगे अबे ये हम क्यों देंगे भाई डेफिशिएंसी, 25 क्यों डिवाइड होंगे, डिवाइड तो 30 ही होंगे, जो तेरे पास 10 हाथ में आया उसमें से तू सेपरेटली दे। तो ये गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1। आई होप अब आपको सुरेश भाई एकदम क्लियर है सेपरेट लाइबिलिटी वाला सीन। इसी का जो केस नंबर 2 है वो भी हम देख लेते हैं। अब केस नंबर 2 में थोड़ा हम सीन को उल्टा कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। अगेन अब देख सेम है, पी क्यू आर लेता हूं, पी क्यू आर एंड कंपनी, ये है अपना। अब यहां पे मैंने ले लिया भाई साहब एसेट, यहां पे ले लिया भाई साहब मैंने लाइबिलिटीज, और इसके पार्टनर जैसा आपको पता है, नाम से पता लग रहा है, एक है पी, एक है क्यू, एक है आर। अब समझते हैं, पी क्यू आर में पी क्यू आर का कंबाइंड एसेट है 50 लाख, लेकिन फर्म की कंबाइंड लाइबिलिटी आ गई 80 लाख की। वेरी नाइस। अच्छा, जब मैं सेपरेट की बात करता हूं तो सेपरेट में, सेपरेट एसेट में मान लो इसके है 80 लाख, इसके है 70 लाख,
इसके है 30 लाख। लाइबिलिटी की बात करें तो सर इसके है 50 लाख, इसके है 30 लाख, इसके है 10 लाख। अब ध्यान दो, ये सेपरेट वाले हैं, ये सेपरेट वाले हैं। अब देखो ये रूल उल्टा अप्लाई होगा भाई। देखो सीधी सी बात है, जब हमने फर्म का देखा तो फर्म ने एसेट बेचे 50 के और लाइबिलिटी आई 80 की, तो यहां पे फर्म को तो लॉस हो गया, डेफिशिएंसी आ गई कितने की, 30 लाख की डेफिशिएंसी आ गई। अब रूल कहता है कि जैसे फर्म जो है, फर्म के पास सरप्लस था तो इक्वली डिवाइड करके पार्टनर को दे दिया, अब इस लॉस को भी भैया इक्वली डिवाइड करेंगे। सर कैसे? अब देखो यहां पे, अब पहले हम इनका इंडिविजुअल निकालते हैं, तो इनकी इंडिविजुअल देखो, इसका ये किस पे है, ए सेपरेटली पॉजिटिव 30 लाख पे है, ये भाई साहब पॉजिटिवली 40 लाख पे है, और ये भाई साहब पॉजिटिवली 20 लाख पे सेपरेट। अब ये जो लॉस है, इस लॉस को जैसे वहां पे प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करा था, तो अब लॉस को कर दो भाई। ये लॉस गया पीएसआर में, पीएसआर में गया कितना, 1:1:1, यानी ये माइनस कर दो 10 लाख इसमें से, माइनस कर दो 10 लाख इसमें से, माइनस कर दो 10 लाख इसमें से, और फाइनली कितना बच जाएगा, ये 20 लाख प्लस में, ये 30 लाख प्लस में, और ये 10 लाख प्लस में। ये फाइनल जो है कैलकुलेशन आएगी। तो केस नंबर 1 और 2 क्लियर है। फर्म के डेट से सेपरेट डेट को क्लियर किया जा सकता है उस अमाउंट से, बट याद रखियो पहले फर्म का सरप्लस निकाल, उसको पीएसआर में डिवाइड कर, उससे सेट ऑफ होगा। और दूसरा अमाउंट, दूसरा केस ने क्या बोला, दूसरा केस बोल रहा है कि अगर पार्टनर के सरप्लस है बट फर्म में डेफिशिएंसी है, तो उसको भी सेट ऑफ किया जा सकता है सेपरेट पार्टनर के अकाउंट से। ठीक है, पहले बट याद रखियो, पहले वो अपने डेट्स को पे ऑफ करेंगे, पहले अपना करना है, ऐसे नहीं पहले फर्म का कर दे, पहले सेपरेट डेट को पे ऑफ किया जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस अमाउंट को पीएसआर में डिवाइड करना है। सुयश भाई आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, इज देयर एनी डाउट? सुयश मेरे भाई चौका है सब कुछ एकदम बढ़िया। ये डाउट पे नो था या एकदम सब चौकस है उस पे नो था? यस क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। तो दिस इज योर सारे के सारे नोट। देख बेटा मैं एक भी चीज मिस नहीं करना चाहता, मैं प्रॉपर्ली सारी चीजें बता दी है। नोट नंबर 1 स्टार्ट हुआ यहां से, लाइबिलिटी की बात करी, पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दिया तब तक लाइबल नहीं हो, बट इस एक्सेप्शन के, इसमें एक्सेप्शन है 3, डिजीज का स्टेट लाइबल नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट लाइबल नहीं होगा, स्लीपिंग पार्टनर लाइबल नहीं होगा, उन्हें पब्लिक नोटिस नहीं देना। दूसरा राइट की बात करें तो जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो वाइंड अप में राइट है, वाइंडिंग अप में असेट सोल्ड होंगे, असेट सोल्ड होने के बाद पहले डेट को पे किया जाएगा, उसके बाद सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट है पार्टनर का। दूसरा, जब वाइंड अप होगा तो सारे पार्टनर की सारी अथॉरिटी खत्म, लेकिन वाइंड अप में 2 कंटिन्यूइंग अथॉरिटी चलती है। पहला, कोई भी अनफिनिश ट्रांजैक्शन को फिनिश करना है वो आप कर सकते हो, असेट सोल्ड करके लायबिलिटी की पेमेंट, ये भी आपके पास अथॉरिटी है वाइंड अप के टाइम पर भी, ऑल्दो फर्म बंद हो गई है। नेक्स्ट, मोड ऑफ सेटलमेंट कैसे रहेगा, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो लॉसेस को सेट ऑफ किया जाएगा, सबसे पहले पे होंगे प्रॉफिट से, फिर पे होंगे कैपिटल से, और फिर इंडिविजुअली पार्टनर पर्सनली लायबल है पीएसआर में। असेट जब बिकेंगे तो कैसे जाएंगे, पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट होगी डेट की, फिर पार्टनर से जो एडवांस लिया उसकी, फिर कैपिटल की, और रेसिड्यू अमाउंट डिवाइड होगा पीएसआर में। लास्ट, फर्म के डेट से सेपरेट डेट, फर्म के डेट से फर्म के डेट सेट ऑफ करो, जो बच गया उससे सेपरेट डेट निकालो पीएसआर अमाउंट से। और दूसरा केस, पहले अगर पार्टनर के सेपरेट लाइबिलिटीज है, पहले सेपरेट लाइबिलिटी पे होगी, उसके बाद अगर पार्टनर के पास कुछ बच गया तो फिर वो फर्म के उससे सेट ऑफ जाएगा। सुरेश भाई इज देयर एनी डाउट्स? मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। इसी के साथ बेटा चैप्टर नंबर 3 होता है खत्म। आज की क्लास भी हमारी होती है खत्म। आज हमने छोटी क्लास रखी, आई गेस 50 मिनट्स हो गए शायद, कितना टाइम हो गया हमें, टाइम हो गया हाँ एग्जैक्ट 50 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा बेटा, और चैप्टर नंबर 2 में मेरे हिसाब से 2 क्लास लगनी चाहिए मैक्सिमम, अगर आराम आराम से भी कराए 3 क्लास लगेगी। और मैं ये पूरे 3 दिन लगातार रखूंगा, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं रखूं तीनों दिन, और 3 दिन में निपटा के इसे फ्री करूं, सिलेबस पूरा निपटा दे अपन। ठीक है, फिर आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा, फिर अप्रैल ऑनवर्ड्स में पूरा टेस्ट लेने लग जाऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, शायद मैंने कंपनी बोला था, सुरेश भाई मुझे जितना याद है मैंने कंपनी बोला था, राइट? कंपनी एक्ट का था ना पहले टेस्ट। यस हाँ, तो मैं वो ना तेरे को ना पूरा शेड्यूल भेज दूंगा कि ये है, फिर उसके बाद इस डेट पे ये है, इस डेट पे है, वो मैं पूरा भेज दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
चैप्टर नंबर 2 रहेगा हमारा कल, और कल की क्लास का टाइम मैं अभी दे रहा हूं। कल हम 9:30 बजे सेम रात को ऑनलाइन क्लास लेंगे। 80% होगी, 20% मैं कॉल करके कंफर्म कर दूंगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 9:30 रखे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।